हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और आगामी सीडीपीओ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक मेंस से संबंधित मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीपीएससी जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर से संबंधित है। करेंट अफेयर के अंतर्गत प्रति वर्ष 1 से 2 इंडेक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में आज मैं आप लोगों के साथ एसडीजी इंडिया इंडेक्स से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो आइए मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने प्रश्न लिया है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। भारत तथा बिहार राज्य सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत सतत विकास लक्ष्य के सभी मानकों को प्राप्त कर लेगा? यह हमारा प्रश्न है। यह प्रश्न मल्टी डायमेंशनल प्रश्न है। यहाँ पर 3 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन कह रहा है कि भारत और बिहार सरकार के द्वारा एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करनी है। और प्रश्न का आखिरी सेक्शन, तीसरा सेक्शन कह रहा है कि क्या 2030 ईस्वी तक भारत एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा, यानी कि भारत की एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में क्या क्या जो महत्वपूर्ण पहल किए गए उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो सभी मानक तो नहीं, लेकिन आप एक पैराग्राफ में कुछ महत्वपूर्ण मानकों के जरिए स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या भारत 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेगा या नहीं। तो इस तरीके से आपको 3 सेक्शन में प्रश्न का आंसर लिखना होगा। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद एसडीजी इंडिया इंडेक्स के महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर प्रकाश डालेंगे। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले, चूंकि करंट सेक्शन से संबंधित है यह प्रश्न, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्रश्न एसडीजी से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है, तो एक लाइन में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। यानी कि सतत विकास जो है, विकास की ऐसी प्रक्रिया, विकास की ऐसी गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और इसके साथ साथ वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ठीक है, हमें उन बातों को ध्यान में रखना है जिससे भावी जो पीढ़ियां आएंगी वो भी प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से यूज कर सके। तो वह विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की जो गतिविधि होती है, वह सतत विकास के नाम से जानी जाती है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 तीसरा संस्करण जारी किया गया। यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण था, नीति आयोग के द्वारा 2020-21 में जारी की गई है। तो यह संक्षेप में इंट्रोडक्शन है। करंट से संबंधित जो प्रश्न रहे उसके इंट्रोडक्शन मुश्किल से 2 से 3 वाक्य में लिखा जाता है। पहला वाक्य, अगर कोई वर्ड डिफाइन करने लायक हो तो उसका आप डिफिनीशन वहाँ पर लिख दें, जैसे आतंकवाद, गरीबी वगैरह हो तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन उसे डायरेक्ट आप करंट अफेयर से जोड़कर लिखें जो प्रश्न की डिमांड है। तो यह संक्षेप में इसका इंट्रोडक्शन है। अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स की महत्वपूर्ण बातों को लिखने के लिए प्रश्न में कहा गया है कि नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के महत्वपूर्ण बातों को लिखें, महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 ईस्वी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के स्थान पर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एमडीजी, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी के स्थान पर 17 नए सतत विकास लक्ष्य, पहले एमडीजी था उसके जगह पर अब 2015 ईस्वी में 17 लक्ष्यों के साथ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रखा गया। तो 17 नए सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जिनमें गरीबी एवं भूखमरी की समाप्ति, बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ शहर आदि प्रमुख हैं। आप यहाँ पर सभी 17 मानक की भी चर्चा कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन वो चूँकि आप टाइम टेकिंग होगा। आंसर में आप अगर 17 लक्ष्य याद है तो आप बिल्कुल आप वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमने 17 लक्ष्यों को नहीं लिखा, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को यहाँ पर बता दिया और लिख दिया आदि प्रमुख हैं। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा यूएन इंडिया के सहयोग से 16 एसडीजी लक्ष्यों एवं 115 संकेतकों पर आधारित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी की गई। भले ही एसडीजी जो इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो एसडीजी लाया गया उसमें 17 लक्ष्य थे, लेकिन भारत के द्वारा नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी की जाती है उसमें 16 एसडीजी लक्ष्य होते हैं और 115 संकेतक होते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप जैसे वहाँ पर 17 एसडीजी लक्ष्य तो आप यहाँ पर 17 लिख दें, नहीं। भारत में नीति आयोग के द्वारा 16 एसडीजी लक्ष्यों पर आधारित एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी की जाती है। तो यह संक्षेप में हमने बताने की कोशिश की। अभी इससे संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे इस रिपोर्ट में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 0 से 100 अंक के मध्य प्राप्त अंकों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जितने राज्य हैं उन्हें 4 भागों में जो उनके अंक प्राप्त होते हैं विभिन्न परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके आधार पर 4 श्रेणी राज्यों की बनाई गई है। वैसे राज्य जिन्हें 0 से 49 अंक प्राप्त होते हैं उन्हें प्रतियोगी की राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे राज्य जिन्हें 50 से 60 अंक प्राप्त होते हैं उन्हें परफॉर्मर में रखा जाता है। 65 से 99 तक जिनके अंक की प्राप्ति होती है उन्हें फ्रंट रनर स्टेट या यूटी जो भी है इसकी श्रेणी में रखा जाता है, और जो 100 अंक प्राप्त करेंगे उन्हें अचीवर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन भारत में अचीवर की श्रेणी में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। रिपोर्ट में जो टॉप स्थान पर है वह केरल टॉप स्थान पर आता है। केरल का अंक है 75। सेकंड रैंक पर जो है हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु है। आप लोग इसे कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन संभवतः तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर है। लेकिन इसके भी अंक जो है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आएंगे जो कि 65 से 99 के बीच में है। टॉप जो है केरला भी फ्रंट रनर में है 25 मार्क्स के साथ। रिपोर्ट में 75 अंकों के साथ केरल शीर्ष पर है, यानी कि फ्रंट रनर, जबकि 52 अंकों के साथ बिहार जो है वह निम्न स्थान पर बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के अंक में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष भारत को जो अंक प्राप्त हुए थे, जो एसडीजी इंडेक्स जारी की जाती है उसमें 60 अंक थे, लेकिन इस बार भारत को 66 अंक प्राप्त हुए, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि जो इंडेक्स के माध्यम से जो अंक प्राप्त हुए हैं उनमें वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर किसी में देखने को मिला है तो एसडीजी 6 जो कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करता है उसमें भारत को 83 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, और एसडीजी 7 जो कि किफ़ायती ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है उसमें भारत को 92 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो 66 अंकों के साथ काफ़ी बेहतरीन तो नहीं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो यह हमने इतने 2 पैराग्राफ के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की कि सतत विकास लक्ष्य जो इंडिया इंडेक्स है उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो कई सारे सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य हैं। भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स उसमें 16 मानक हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो हैं जैसे गरीबी, भूखमरी, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ शहर, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण पहल को डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर सभी 17-16 लक्ष्यों को मैं यहाँ पर एक एक लिखने लगूंगा तो थोड़ा ये आंसर लॉन्ग चला जाएगा, तो एक मॉडल आंसर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको उत्तर में भी संक्षेप में करके ही लिखना होगा। आप कुछ महत्वपूर्ण जो टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे हमने पहला जो एग्जाम्पल दिया सरकार के द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत, तो गरीबी एवं भूखमरी दूर करने की दिशा में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम पोषण योजना आदि।
आप आदि भी लिख देंगे तो कुछ महत्वपूर्ण 3 से 4 स्कीम को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी स्कीम को शामिल करना उत्तर में संभव नहीं होता है। तो गरीबी और भूखमरी दूर करने संबंधी भारत सरकार की ये पहल है। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो सबसे रिसेंट हैं उसे हमने शामिल करने का प्रयास किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगा कार्यक्रम के जरिए सरकार जो है वह एक स्वस्थ मानव संसाधन के डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। भारत सरकार की यही कोशिश है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 21 जून को प्रतिवर्ष योगा डे के रूप में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। इसमें आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल मिशन भी लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया। तो कई सारे स्कीम भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाया गया है। स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, जो SDG 6 मानक है, जिसे अभी हमने ऊपर चर्चा भी की थी, सरकार ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। बिहार में भी आप इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम को देख पाएंगे। पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का गठन किया गया। हर घर नल का जल, जो बिहार की स्कीम थी, उसे भारत सरकार के द्वारा एडॉप्ट किया गया है। तो यह पेयजल के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यक्रम हैं। ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बल दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है। भारत सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं। आप भारत के अंतर्गत कुसुम योजना को भी देखें, रूफटॉप योजना जो है उसे भी देखें, तो भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने की दिशा में कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में COP26 के अंतर्गत भारत ने कुल 5 महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं घोषित, जिसे पंचामृत कहा जाता है, तो जो कि भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आप COP26 के पंचामृत को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, या फिर आप केवल पॉइंट भी लिख देंगे कि COP26 में किया गया पंचामृत घोषणा जलवायु परिवर्तन नियंत्रण को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भारत सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। सतत आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के द्वारा पहल कार्य किए जा रहे हैं। उदार ऋण प्रणाली, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MSME पर फोकस, आत्मनिर्भर भारत, कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसे भारत सरकार के द्वारा कहा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार अग्रसर है। अब हमने यहाँ संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण स्कीम को शामिल किया है। आप और भी स्कीम इसमें यथानुसार आप यथासंभव जो भी हो सके आप इसमें जोड़ सकते हैं। वहीं संक्षेप में बिहार सरकार के पहल को देखते हैं। बिहार सरकार भी वर्ष 2030 तक SDG को प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दिशा में अनेक पहल किए जा रहे हैं, जैसे जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। अब जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के जरिए देखेंगे कि ग्रीन कवर को बढ़ाने पर सरकार का जोर दिया जा रहा है। मेनली सरकार का जो कार्य है बेसिकली वृक्षारोपण के जरिए बिहार की हरियाली के जो ग्रीन कवर जो है एरिया में, उसे बढ़ाना सरकार का मेन फोकस है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कहना ही नहीं, बिहार सरकार के कई सारे ऐसे स्कीम हैं जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ भी नामांकन में इनकी 33% सीटें आरक्षित की जा रही है ना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप पंचायती राज PRI को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 50% आरक्षण दिया गया है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। आप विद्यालय स्तर पर भी कई सारे स्कीम को देखेंगे। वैसे महिलाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षाएं जो है मुफ्त देने की घोषणा की गई है। 50,000 रुपये प्रति वर्ष स्नातक करने वाली महिलाओं को दी जा रहे हैं। 12th करने वाले महिलाओं को भी वित्तीय सहायता दिए जा रहे हैं। तो कई सारे बिहार सरकार की ऐसे पहल है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण भी SDG लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित है और बिहार सरकार की इस दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बिहार सरकार के द्वारा भी फोकस किया जा रहा है। कोविड-19 के पश्चात बिहार सरकार ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्य सरकार, भारत की सरकार भी है, वो भी स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। तो यह है भारत सरकार और बिहार का संक्षेप में हमने यहाँ प्रोग्राम को देखा जो कि SDG प्राप्ति से संबंधित है। अब क्या आपको लगता है कि भारत 2030 ईस्वी तक SDG लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा? तो इसमें आपको अगर आपके पास आंकड़े हैं उपलब्ध जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ भारत SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा, उनकी अभी तक क्या उपलब्धियां इस दिशा में रही है, अगर आंकड़े हैं तो आप आंकड़ों के साथ इसे आप दर्शाइए ताकि स्पष्ट हो सके आपके पक्ष में, उत्तर आपके पक्ष में जा सके।
भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। यानी सरकार के द्वारा जो भी ऊपर इनिशिएटिव हमने डिस्कस किया उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है एसडीजी प्राप्ति की दिशा में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में निरंतर सुधार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट से यह बातें स्पष्ट हो रही है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। भारत ने नवंबर 2021 में ही वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, जो पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित पेरिस समझौता, उसमें भारत ने एक लक्ष्य रखा था कि 2030 ईस्वी तक कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोतों से किया जाएगा। और भारत ने 2030 के बजाय 2021 में ही भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो आप इसे जरूर शामिल करें। इसके अलावा COP26 में हाल ही में भारत ने यह लक्ष्य टारगेट किया है कि 2030 ईस्वी तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यानी कि भारत सरकार ने पहले जो टारगेट था 2030 ईस्वी तक ऊर्जा के क्षेत्र में, उसे 2020 ईस्वी में ही समय से पूर्व हासिल कर लिया और COP26 में नई घोषणा की कि हम 2030 ईस्वी तक हमारे द्वारा 500 गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त कर लिया जाएगा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा भी भारत UNDP की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2019 ईस्वी के बीच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्तर में भी भारत में कमी देखने को मिली है। भारत में लगभग 27.3 करोड़ लोग जो हैं वह गरीबी से बाहर आए हैं। तो कई सारे ऐसे रिपोर्ट हैं। अब सभी जितने मानक है 17 जो SDG लक्ष्य हैं, यूनाइटेड नेशन का जो 17 SDG लक्ष्य घोषित किए गए हैं, उन सभी 17 में प्रगति को यहाँ समाहित करना उत्तर में संभव नहीं है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण टारगेट को हमने यहाँ पर लिखा है। आप इसमें 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी, भूखमरी, स्वास्थ्य से संबंधित को महत्वपूर्ण डेटा है, तो आप इसे उत्तर में शामिल कर सकते हैं ताकि उत्तर की गुणवत्ता आपकी बनी रहेगी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारत जो है निसंदेह 2030 ईस्वी तक SDG लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में भारत तेजी से कदम बढ़ा रही है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत वर्ष 2030 ईस्वी तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को डिस्कस किया। हालांकि गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि की स्थिति में सुधार चुनौतियां बनी हुई है, जिस पर केंद्र व सभी राज्य सरकारों को मिलकर कार्य किए जाने की ज़रूरत है। अभी भी देखेंगे कि बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल जैसे कई राज्य हैं जहां पर गरीबी की स्थिति बनी बरकरार है। भूखमरी भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, तो इन राज्यों को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट से संबंधित कार्य किए जाने की ज़रूरत है। प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो अभी भी जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय है वह भारत की पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है। तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ आप NFHS 5th की भी रिपोर्ट देखेंगे तो इन राज्यों की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी लचर व्यवस्था बनी हुई है। जैसे कि आप प्रजनन दर देखेंगे तो भारत में प्रजनन दर 2.0 NFHS 5th रिपोर्ट के अनुसार हो गई है, लेकिन बिहार में अभी भी 3.4 यह बना हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो बेसिकली बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल जैसे स्टेट हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का भी कार्य किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इन राज्यों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड प्रोवाइड करे ताकि ये सभी राज्य अपनी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी स्थिति है उस पर कंट्रोल कर सके और निसंदेह वर्ष 2030 ईस्वी तक SDG लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके, ताकि एक समतामूलक, स्वतंत्रता पर आधारित सामाजिक न्याय पर आधारित हमारा सोसाइटी का निर्माण हो सके और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर भारत जो है डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर सके। तो इस तरीके से यह हमारा आज का मॉडल आंसर फिनिश हुआ। आज के इस मॉडल आंसर में हमने SDG इंडिया
इंडेक्स के कुछ महत्वपूर्ण बातों, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयास और क्या भारत 2030 ईस्वी तक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित मॉडल आंसर को हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।